Hello student, welcome you all to a free learning platform CVT India powered by Let's Study India. Myself सुभाषी और हम आज डिस्कस करेंगे हमारे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर बात करें इस चैप्टर या इस पर्टिकुलर चैप्टर की इम्पोर्टेंस की तो आपकी इम्पोर्टेंट वैल्यू तो है इस चैप्टर की, क्योंकि आपको यहाँ पे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन कौन सी दवाइयाँ या कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, सर्जिकल मेथड लेने का क्या कारण था, इसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की बेसिस पे कौन से ईयर में कौन से प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं वो देखना है। इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या क्या मेथड्स या क्या क्या टर्म्स यूज हुए उनकी बेसिस पे आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखना है। गुड न्यूज ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते। जो भी क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो बाहर एक आध दो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम आपसे करवा देंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। फिलहाल आपका पूरा का पूरा फोकस कि बैरियर मेथड्स में क्या यूज होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सी ड्रग्स यूज होते हैं, सर्जिकल मेथड में क्या क्या टर्म जैसे वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बीच का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। अगर बात करें इस चैप्टर के इंट्रो की तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पहली चीज तो आप ये समझो कि आप हेल्थ किसे कहते हो। अगर कोई पर्सन दवा नहीं खा रहा है तो क्या वो हेल्दी है? आप कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी होगा? नहीं। हेल्थ का मतलब कि अगर आप दवा नहीं खा रहे हो तो वो हेल्थ आप नहीं बोल सकते। आप दिमाग में टेंशन भरे पड़े हो, स्ट्रेस लिए पड़े हो और आप कह रहे हो कि आप हेल्दी हो क्योंकि आप दवा नहीं खा रहे हो, तो वो गलत है। ठीक है, हेल्थ का मतलब करेक्ट डेफिनेशन ये होती है कि इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट होना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्टिव के पर्सपेक्टिव से वो इंसान हेल्दी होना चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर अगर वो मेल है तो स्पर्म काउंट वगैरह हार्मोनल जो भी चीजें हैं, हार्मोनल चेंजेस या डिस्टर्बेंस जो उनकी बॉडी में वो रेगुलेट मैनर में होना चाहिए, मेंटेन या इक्विलिब्रियम बेसिस पे होना चाहिए, ना कि कम ज्यादा। ऐसे ही अगर वो फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह यानी रिप्रोडक्टिव के प्रोस्पेक्टिव से जितनी भी चीजें हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग अ रिप्रोडक्टिव लाइफ। चीजें समझ में आई? यानी चाहे वो फिजिकली बेसिस पे हो, इमोशनल बेसिस पे हो, बिहेवियर के वाइज हो या सोशल फिटनेस के वाइज हो, वो हर तरीके से फिट होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी पर्टिकुलर पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बेसिस पे कैसे हम मेजर करेंगे कि रिप्रोडक्शन की बेसिस पे उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्रॉपरली सही से काम करने चाहिए। आपने पढ़, इसीलिए हमने वो चैप्टर आपको पहले ही पढ़ाया जहां पे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा, अलग अलग जितने सिनेरियो होते हैं दोनों की बॉडी में वो सारी चीजें आपने देखी। तो वो सारे ही की बेसिस पे क्या है, हर एक पर्टिकुलर स्टेप की बेसिस पे वो पर्सन क्या होनी चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। अगर इसमें कोई भी एक स्टेप गड़बड़ हुआ तो वो दिक्कत करेगा। जैसे आपने क्लास 10th में अगर आपको याद होगा तो एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब लाइफ में होने वाली जितनी भी प्रोसेसेस हैं, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, कोई भी हो, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में दिक्कत होगी तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी हमारी बॉडी में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। आप भी सोचो, आप कभी कभी ज्यादा खाना खा लेते हो या कई दिनों तक सही से खाना नहीं खाते तो बॉडी वीक हो जाती है। ज्यादा खाना खा लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेस हो जाता है, तो उसमें वोमिटिंग वगैरह का केस आने लगता है, स्टमक पेन होने लगता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। तो क्या ये सिर्फ पर्टिकुलर आपका डाइजेशन खराब कर रहा है? नहीं, डाइजेशन के साथ आपका एक्सक्रीशन भी जाएगा, एक्सक्रीशन के साथ आपका सर्कुलेशन भी जाएगा, यानी हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। सेम चीज यहाँ पे भी होता है। रिप्रोडक्टिव के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो किसी एक पार्ट में अगर दिक्कत है, अगर आप मेल पर्सन को ले रहे हो, उनके समझ लो आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मेल का पूछा जाए तो आपने पढ़ लिया है टेस्टिस वगैरह के बारे में। अगर इनमें किसी एक पार्ट में दिक्कत हुई, टेस्टिस में प्रॉब्लम हुई, तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टिस के अंदर ही हमारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, उनसे ही हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सब में दिक्कत आनी धीरे धीरे शुरू होगी। तो इसलिए यानी WHO ने ये कहा कि टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे बॉडी में जितने पार्ट हैं, ठीक है, वो सारे ही हेल्दी होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब
प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेसिस पे अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट में पूछा जाए प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स नंबर 1 है अर्ली मैरिज। फीमेल्स की आज के टाइम में तो फिर भी ठीक है, इतना नहीं है अब, लेकिन पहले के टाइम में प्यूबर्टी हिट करते ही कई बार तो प्यूबर्टी भी नहीं हिट होती थी फीमेल्स की, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ऐसा करना क्यों गलत हो गया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी जब वो बच्ची खुद बच्ची है, प्यूबर्टी हिट करते ही ऑब्वियस सी बात है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। ठीक है, तो उस केस में अगर वो अभी बॉडी उसकी खुद ही डेवलप हो रही है, उसमें अगर एक न्यू बॉर्न बेबी उसके अंदर आ गया तो दोनों का कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? दोनों ही वीक होंगे। फीमेल तो वीक होगी क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन जितने खुद नहीं ले रही उतना उसको बच्चे को ट्रांसफर करना पड़ रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के बेसिस पे, और बच्चा भी वो उतना हेल्दी नहीं होगा क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में है वो इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या है इस केस में? बच्चों की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती थी, कम एज में, कभी कभी न्यूबॉर्न बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना वैल्यूएबल काउंट चाहिए वो नहीं प्रोवाइड होता था। ठीक है, डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द पर्सनल हाइजीन एंड एसटीडी। हमारे आज भी इनफैक्ट सोसाइटी में इसीलिए हमारे कुछ ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं जो आपको एसटीडी से या पर्सनल हाइजीन से रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी पैडमैन, ठीक है, या टॉयलेट मूवी देखी होगी, तो वो मूवी जो बन रही है, इन मूवीज का क्या सिंबल है? पता तो सबको है ये सारी चीजें, लेकिन इस मूवी का मतलब क्या है बनाने का? इन मूवीज को बनाने का मतलब ये है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि आज तो हम ठीक है वेलबींग सोसाइटी में अगर हैं तब तो ठीक है, एक दूसरे पर्सन आप आराम से एक दूसरे से इन्वॉल्व होके अच्छी खासी नॉलेज लेके बैठे हुए हैं। लेकिन गांव वगैरह के इलाकों में आज भी जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, सारे के सारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, वहां पे इक्का दुक्का जो लोग एजुकेटेड हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे भी एजुकेट हो। किसके सेंस में? पर्सनल हाइजीन के सेंस में। इनफैक्ट सबसे ज्यादा खतरा इसका किसको है? फीमेल्स को। ठीक है, आपने मूवी अगर देखी होगी तो उसमें देखा होगा, पैडमैन जो मूवी थी, सैनिटरी पैड्स का यूज करना चाहिए फीमेल्स को, लेकिन जो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है सैनिटरी पैड का यूज आज भी लोग कपड़े यूज करते हैं, अलग अलग चीजें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सैनिटरी पैड मार्केट से लानी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। लेकिन ये जो कपड़े यूज करें या अलग चीजें यूज करें, इनका सबसे ज्यादा खतरा क्या है? हमारे हाइजीन मेंटेनेंस पे सबसे ज्यादा खतरा उस पे है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती है। इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा चांसेस है बढ़ने का, और इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी ये कैंसर का भी रूप ले सकता है। ठीक, एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वो डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, और इसमें मोस्ट फेमस है हमारा HIV एंड एड्स। ठीक है, जिसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो। तो इन सब के बारे में लोगों को प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, और ये हमारी इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स क्या है? अर्ली मैरिज, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड लास्ट है हमारा नॉलेज की कमी। किसके रिस्पेक्ट में? पर्सनल हाइजीन या STD के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटेजीज। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारी सोसाइटी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या स्टेप्स उठाए गए? ऑब्वियस सी बात है, लाइफ के हर एक फेज में, चाहे आप स्टूडेंट हो तो स्टडी फेज में आपको दिक्कत आएगी, अगर स्टूडेंट के आगे जाके करियर बनाओगे वहां पे भी दिक्कत आएगी। तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, लेकिन हर जगह प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या है? उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने की एक से एक स्टेप ढूंढनी है। ठीक है, तो ऐसे ही करके, यानी ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज से आए थे, इससे बाहर ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें आपको पढ़ना है मेनी कंट्रीज इनिशिएट सम एक्शंस, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स जो है फैमिली प्लानिंग टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल इन 1951। डेट याद रखनी है, ईयर था 1951। कई सारी कंट्रीज ने मिलके एक प्रॉपरली एक प्लान ऑफ प्रोग्राम तैयार किया जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, जिसके अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक, विथ द टाइम दीज इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव related areas are currently in the operation under reproductive and child health care program। ठीक है,
ये दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझना है। फैमिली प्लानिंग जो था ये इनिशियल प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई अच्छा स्टेप उठाते हैं तो आगे चल के उसको ग्रोथ मिलती है। सेम चीज यहाँ पे हुआ। फैमिली प्लानिंग की बेसिस पे हमने बहुत छोटा सा स्टेप गवर्नमेंट ने या बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर उठाया था। उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज का यानी उस प्रोग्राम का इतना ज्यादा लोगों की नजर में उसकी वैल्यू बढ़ गई कि वो बाद में किससे रिलेट हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से। यही फैमिली प्रोग्रामिंग क्या लास्ट में, या फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग जो है वो लास्ट में या बाद में क्या बन गई, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। यानी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव के साथ साथ बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, यानी बच्चे जब डिलीवरी हो जाती है उनकी कैसे उनको पालना पोषना चाहिए या उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर थी। व्हाट इज द मेजर टास्क ऑफ दिस प्रोग्राम? इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सबसे मेन एम क्या था? हम कोई भी चीज लाइफ में करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ गोल बना के करते हैं। इनका एम क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस among people about reproduction related aspect, provide facilities, build a reproductively healthy society। 3 इनके प्रोग्राम्स थे, 3 इनके गोल्स थे। वो गोल क्या थे कि लोगों को अवेयर करना, सबसे पहला चीज तो कि लोगों को रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में अवेयर करना। आज भी इनफैक्ट ये पर्टिकुलर चैप्टर जब आप मम्मी पापा से डिस्कस करोगे तो शायद लोग बुरा मान जाते हैं। क्यों बुरा मानते हैं? क्योंकि हम इन सारी बातों को डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट फील करते हैं। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप स्कूल में होगे टीचर से पूछने में आपको ही शर्म आती होगी, अरे ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो वही दिक्कत है, जहां पे नॉलेज की कमी होती है फिर वहां पे कंफ्यूजन बढ़ता है और कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन फिर गलत हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, उससे ज्यादा कुछ किसी और चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोवाइड फैसिलिटीज। कैसे लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा सके। जैसे आज तो हर जगह लगभग हॉस्पिटल खुल गए, गांव वगैरह इलाकों में भी पास में हॉस्पिटल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हॉस्पिटल गांव शहर में तो फिर भी ठीक है, गांव में बहुत किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था, तब कोई हॉस्पिटल ढंग का मिलता था। वो भी अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है तो वो रास्ते में ही मर जाता था। ठीक है। डिलीवरी के लिए बच्चों की परेशान होना पड़ता था क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर था और मदर उतने देर तक वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो इस केसेस में बहुत डेथ केसेस बहुत निकलते थे सामने। लास्ट है हमारा बिल्ट अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। यानी जब आपको नॉलेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर्टिकुलर चीज पे अच्छे से ध्यान दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ये क्या दिक्कत है? पॉपुलेशन एकदम अचानक से, हमारी पॉपुलेशन की बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्सेज वो तो लिमिटेड है। अब इसकी बेसिस पे दिक्कत क्या हो रही है? महंगाई बढ़ रही है। तो जो नॉर्मल पीपुल हैं या जो नॉर्मल से नीचे हैं उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आगे, अभी तो फिर भी ठीक ठाक चल रही है कंडीशन, आगे जाके दिक्कत होने वाली है। तो इसकी बेसिस पे अगर रिप्रोडक्टिव के पाथ पे देखा जाए तो क्या दिक्कत आने वाली है? द इंक्रीज इन द साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है। एक्सप्लोजन का मतलब अचानक से बढ़ जाना, फट जाना, पॉपुलेशन की बेसिस पे एकदम अचानक से लोगों का इंक्रीजमेंट हो जाना। द रीजन फॉर दिस इज डिक्लाइन इन डेथ रेट, decline in maternal mortality rate, decline in infant mortality rate, lack of reproductive health knowledge, increase in number of people of reproductively age। मतलब क्या है इस हर एक लाइन का? डिक्लाइन इन डेथ रेट, जितने नंबर्स ऑफ बॉर्न हो रहे हैं लोग, ठीक है, अगर एक इक्विलिब्रियम अगर आपको मेंटेन करना है तो जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग को जाना भी चाहिए, लेकिन डेथ रेट क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। अगर देखा जाए बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो न्यूबॉर्न बेबी हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? मर जा रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। अब आप ये कहोगे कि मैम जब मर जा रहे हैं तो मतलब दिक्कत तो यही है, अगर उनकी डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है तो यानी एक तरह से सही है? नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी वो रिप्रोडक्टिव एज में नहीं आए हैं। हमें दिक्कत किससे है? इस वाली चीज से, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी जितने इस पर्टिकुलर एज के लोग अगर इनका नंबर बढ़ रहा है तो ये ऑफस्प्रिंग कर सकते हैं आगे,
प्रोजेनीज बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारे प्रोजेनीज बढ़ाएंगे तो आगे चल के नंबर ऑफ प्रोजेनीज बढ़ जाएंगी, यानी इनडायरेक्टली पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, इस रिप्रोड्यूसिबल एज से कम या ज्यादा के लोगों से हमको खतरा नहीं है, हमें खतरा है इस रिप्रोड्यूसिबल एज से, क्योंकि यही वो पर्सन है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आगे चल के अपनी प्रोजेनीज को बढ़ाने वाले हैं। बाकी सब तो वैसे भी जो कम है वो नहीं आगे प्लानिंग कर सकते, फैमिली प्लानिंग, या जो ज्यादा है वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। दिक्कत हमें इनसे है, ठीक है, जो कि सबसे मेन रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। अब इसके लिए बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या स्टेप्स है, पहले तो वो देखते हैं। फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कम फॉरवर्ड टू अवॉइड अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत सारे प्रोग्राम्स जिसमें फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आगे निकल के आए, जिसके थ्रू ये जो ह्यूमन का पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा है इस पे कंट्रोल किया जा सके। These contraceptions is the main aim of the birth control। कंट्रासेप्शन यानी अनचाही प्रेगनेंसी को हम अवॉइड करें, ठीक है। तो कंट्रासेप्शन की बेसिस पे सबसे बेसिस जो मेन चीज है कंट्रासेप्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हेल्प से बर्थ कंट्रोल में बहुत ज्यादा आसानी होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रासेप्शंस आर नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी IUD, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्शन, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांटेशन, सर्जिकल मेथड। ये सारे के सारे आपके कंट्रासेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिनके आपको नाम और इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक एक करके हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। बात करें नेचुरल मेथड की, तो नेचुरल मेथड यानी जिसमें हमें ना किसी दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, ना किसी ऐसी खास ड्रग्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ना ऐसे किसी नॉर्मली सर्जिकल मेथड की जरूरत पड़ रही है, सर्जरीज वगैरह यानी किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा बैरियर मेथड, बैरियर का मतलब रुकावट की बेसिस पे, पहले तो मतलब आपको समझना है। तीसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो यूटेराइन फीमेल के यूटेराइन वॉल में इंसर्ट करा दी जाती हैं। उसके बाद है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, ड्रग्स की बेसिस पे। इंजेक्शन या इम्प्लांटेशन, फीमेल या मेल की बॉडी में ऐसे इंजेक्शन डाल देना जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोका जा सके, ठीक। और लास्ट हमारा सर्जिकल मेथड। इन सब की दिक्कत क्या है, ये जितने आप देख रहे हो सर्जिकल मेथड से ऊपर वाले, ये रिवर्सिबल हैं, यानी हम जब चाहे इसे यूज कर सकते हैं, जब चाहे इसका यूज करना बंद कर सकते हैं। लेकिन सर्जिकल मेथड ये एक ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो इरिवर्सिबल है, ठीक है। मतलब एक बार सर्जरी अगर हो गई, सर्जिकल मेथड में आपको वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी अलग अलग दोनों चीजें पढ़नी है। फीमेल की बॉडी में क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी में होता है ट्यूबेक्टोमी, मेल की बॉडी में क्या होता है, वैसेक्टोमी होता है। इसका याद करने का अच्छा सा तरीका क्या है, वो एक्चुअल में वही चीज होती है लेकिन लोगों को पता नहीं होता तो कंफ्यूजन होती है। जब डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे आपको। तो इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन ये सारी ही चीजें क्या है, रिवर्सिबल है। लेकिन एक बार सर्जिकल मेथड हो गया तो वो फिर पर्टिकुलर पर्सन वापस रिप्रोडक्टिव लाइफ में नहीं आ सकता, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता। नेचुरल मेथड यानी नेचुरली अवॉइड द चांस ऑफ ओवन एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। नेचुरली हम अवॉइड कर सकते हैं किसके थ्रू, पीरियोडिक एब्सिटेंस, मतलब क्या है, कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है, ये जो पीरियोडिक मतलब पीरियड्स का, ठीक है, इस पर्टिकुलर यानी 10 से 17 की एज में इंटरकोर्स या क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पे 14 डे आपने देखा, तो हमने आपको ये भी बताया था कि हर पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये ओव्यूलेटरी फेज अलग अलग होता है। मैक्सिमम 30 to 35 डेज होता है, ठीक है, 35 डेज के अप्रॉक्स होता है। तो हर पर्टिकुलर फीमेल के अंदर ये अलग अलग होता है, इसलिए बोला गया है 10 से 17 डेज। यानी अगर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखो तो 14 डे पे एवोल्यूशन हो रहा था, तो आपको सिर्फ 14 डे नहीं, वो सिर्फ उन 14 डे उनके लिए था जिनका ये साइकिल 28 डे पे रिपीट हो रहा था। जिनका 30 डे पे हो रहा है उनका 15 डे, जिनका 32 डे पे हो रहा है उनका 16 डे। तो ऐसे बेसिस पे देखा जाता है 10 से 17 डेज हमें इस पर्टिकुलर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस टाइम ओव्यूलेशन होता है। अगर इस टाइम ओव्यूलेशन हो गया और स्पर्म बॉडी में एंटर कर गया तो उसकी बेसिस पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉल और
कोइटस इंटरप्शन, विड्रॉल का मतलब बाहर आना, ठीक है। अगर मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation to avoid insemination, insemination यानी ट्रांसफर ऑफ सीमेन या स्पर्म इन द वजाइनल ट्रैक। तो अगर वजाइनल ट्रैक में स्पर्म का एंट्री होने से पहले ही वो पेनिस को बाहर निकाल ले तो स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक। लैक्टेशनल एमोनेरिया, ये क्या है? नो मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड which is nearly about 6 months from parturition, hence the chance of fertilization is absent. लैक्टेशनल एमोनेरिया ये वो पर्टिकुलर पीरियड है जब बेबी डिलीवर हो जाता है, फिर भी जो मदर होती है वो 6 महीने, लगभग 6 महीने तक कोई भी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो उस केस में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आती है वो, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन की चांसेस नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा है, मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ठीक। बैरियर मेथड में क्या है, या फिजिकल कंट्रासेप्शन भी इसे कहते हैं। इन दिस मेथड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज प्रिवेंटेड बाय बैरियर्स, यानी स्पर्म और ओवम के बीच एक बैरियर लगा दिया जाता है जिसके वजह से उन दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, ओवम और स्पर्म के बीच जब बैरियर लग गया, कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, इस बैरियर मेथड में नंबर 1 पे है हमारा मोस्ट फेमस कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आर द बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर लैटेक्स सीट। किसका बना होता है ये याद रखना है, ठीक है, रबर लेटेक्स का बना होता है। द मेल कॉन्डम इज यूज्ड टू कवर द पेनिस सो द सीमेन इज नॉट एंटर्ड इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक आफ्टर इजैकुलेशन। जो मेल कॉन्डम होता है वो पेनिस पे लगाया जाता है ताकि इजैकुलेशन से जो भी इजैकुलेशन होगा वो पर्टिकुलर उस बलून लाइक स्ट्रक्चर यानी कॉन्डम में स्टोर हो जाता है, तो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में इंटर नहीं कर पाता। इट ऑल्सो प्रिवेंट एड्स एंड अदर एसटीडीज। इसकी वजह से एड्स जो कि बहुत ही कॉमनली बीमारी है एसटीडी के बेसिस पे, या अदर जो भी ये जेनाइटल हर्पिस वगैरह की बीमारियां हैं, ठीक है, सिफिलिस वगैरह है, हेपेटाइटिस बी है, ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका क्वेश्चन इस पे बनेगा। फिजिकल मेथड का यूज करके क्या हम एसटीडी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, आप एसटीडी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर या फिजिकल मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके डायरेक्ट स्पर्म और ओवम पास में आए ही नहीं है, ठीक है, वहां के बीच बैरियर आ गया है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। जबकि अगर आप नेचुरल मेथड में देखोगे तो वहां पे कांटेक्ट हो रहा है, तो वहां पे एसटीडी जाने का खतरा है, ठीक। The female condoms are diaphragm, cervical caps and vault made up of rubber latex। मेल और फीमेल दोनों के ही कॉन्डम्स बनाए जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में आज तक आपने जितना भी देखा होगा, आई थिंक मेल कॉन्डम्स के बारे में ही सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मेल भी है और फीमेल्स भी हैं, ठीक है। These are inserted into the female reproductive tract, cover the cervix। ये कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ताकि सर्विकल एरिया जो है उसको प्रॉपरली कवर अप किया जाए। तो जब सर्विकल एरिया कवर अप हो जाएगी तो वहां पे आगे उसके पीछे क्या है, हमारा फैलोपियन ट्यूब जाने का रास्ता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब का रास्ता बंद हो जाएगा। तो अगर वो स्पर्म पहुंच भी गया तो वो उसी सर्विकल एरियाज में ही रहेगा, ठीक है, वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा जहां पे उसको फर्टिलाइजेशन करना था। नेक्स्ट हमारा आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब यहाँ पे क्या है, दिस डिवाइस आर यूज्ड बाय फीमेल, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। इंसर्टेड इनटू द यूट्रस थ्रू वजाइना विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडी, ये सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता है? फीमेल्स यूज करती है। जबकि पहले के मेथड में नेचुरल मेथड आपने देखा हो या बैरियर मेथड देखा हो, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही था। विड्रॉल वाला जो मेथड था, विड्रॉल ऑफ पेनिस, वो किसके लिए था? मेल के लिए था। और इसी तरह फीमेल्स के लिए लैक्टेशनल एमोनेरिया, पीरियोडिक एपिसिटेंस, ये दोनों ही चीजें थी। और बैरियर मेथड में भी मेल और फीमेल दोनों के लिए बैरियर्स अप्लाई हैं। लेकिन ये जो आईयूडी का है, आईयूडी का सेंस सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल के लिए इनका कोई यूज नहीं है, ठीक। और ये सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, यानी ये फीमेल खुद से नहीं इंसर्ट कर सकती, इसके लिए आपको डॉक्टर की गाइडेंस या किसी एक्सपर्ट नर्स की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वही इनको इंसर्ट करा सकते हैं, आप नहीं कर सकते खुद से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडी क्या है? नॉन मेडिएटेड आईयूडीज,
जिसमें आपका आता है लिपिस लूप एक्ट एज द बैरियर, इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिएटेड मतलब इनमें कोई भी मेडिएशन का कुछ यूज है ही नहीं, तो उसमें आपका आ रहा है लिप्स लूप्स, ठीक। कॉपर रिलीज आईयूडी में आ रहा है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये सारी ही चीजों से क्या रिलीज हो रहा है, कॉपर। कॉपर के रिलीज होने की वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि स्पर्म की जो मोटेलिटी है, ठीक है, भागने वाला जो स्पीड है वो सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड बेस के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से स्पर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो जब स्पर्म ही नहीं रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। फैगोसाइटोसिस का मतलब खा जाना, ठीक है। तो ये स्पर्म को ऑब्वियसली खाते नहीं है, स्पर्म को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होते ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखना है। नॉन मेडिएटेड आईयूडी में आपका लिपिस लूप याद करना है जो कि बैरियर की तरह भी एक्ट करता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में आपको कॉपर टी, इसके आगे तो कॉपर ही लगा है, वैसे भी याद रहेगा। मल्टीलोड 375, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे फंक्शन पूछ सकता है कॉपर आयन का फंक्शन क्या है, तो याद रखना है कि ये स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस कर देगा, प्लस फर्टिलाइजेशन की इसकी जो कैपेसिटी होती है उसको प्रॉपर्ली डैमेज कर देता है बाय द फैगोसाइटोसिस, ठीक। ये है हमारे दोनों की दोनों चीजें। कॉपर टी क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बना होता है कॉपर का और टी लाइक शेप में होता है। तो जब वो सर्विकल कैप यानी वजाइना के थ्रू इंसर्ट कराया जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के पास जाके दोनों पोजीशन में, तो अब जितने भी स्पर्म यहाँ से गुजरेंगे उनको इससे ना चाहते वो भी कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और जैसे ही वो कॉपर से टच होंगे वैसे ही उनकी जो भी मोटेलिटी रेट या जो भी उनकी नेचर होगा वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन के लिए वो कैपेबल रह ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेट एंड LNG-20 मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल द स्पर्म। ये प्रोजेस्टेट और LNG-20 ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी यानी इनके अंदर से हार्मोन, तो मेनली वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आप इतना कॉमन सेंस की बेसिस पे याद रखे रहो कि प्रोजेस्टेट से क्या याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन। इनकी हेल्प से क्या होता है, यूट्रस अनसुटेबल हो जाता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन बाय चांस हो भी गया, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं कह सकते हम, वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो अपने आप फिर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कंट्रासेप्टिव्स। केमिकल कंट्रासेप्टिव्स में आपको याद रखना है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। दिस मेथड इज फॉर फीमेल ओनली। अगेन ये मेथड किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो किसके अंदर बॉडी में होने वाली है, प्रेगनेंसी के लिए या जो भी फर्टिलाइजेशन से एक्सपेक्ट में जो भी चीजें होने वाली हैं वो किसके अंदर होने वाली है, फीमेल्स के अंदर होने वाली है। तो ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव इनमें भी हार्मोन्स का ही रीजन होता है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को बनाने में भी मेनली हार्मोन होता है, या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन करके आते हैं हार्मोन्स, ठीक है। ये जो पिल्स आते हैं आपने टीवी वगैरह में ऐड देखा होगा, बहुत फेमस है सहेली, ठीक। तो उसकी बेसिस पे क्या होता है, दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स, ठीक है। टैबलेट्स होते हैं छोटे छोटे जिनको नॉर्मली हम बोलते हैं पिल्स। कंटेन प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के बनाए होते हैं या तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों को कंबाइन करके बनाया होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को बनाने में किस हार्मोन का यूज है, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का या तो यूज किया जाता है या सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन यूज किया जाता है, इनके अलावा कोई और हार्मोन्स नहीं होता, ठीक। Pills have to taken daily for a period of 21 days start with the fifth day of menstruation। यानी menstruation पहले से 5th डे, फर्स्ट आपने पढ़ा 3 से 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, तो पहले 5 दिन छोड़ के, ठीक है, 21 डेज तक ये फीमेल कंटिन्यूसली लेती हैं, जिसकी वजह से जब तक ये टैबलेट जाएगा बॉडी में तब तक क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब मेंटेन रहता है तो ओव्यूलेशन का खतरा नहीं होता,
और जैसे ही फिर वो गैप करती है ओव्यूलेशन हो जाता है, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक। मोस्ट पॉपुलर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज सहेली विच इज नॉन स्टेरॉयडल एंड इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पॉपुलर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है सहेली। क्यों सबसे पॉपुलर है? क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल, यानी इसमें स्टेरॉयडल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम जितनी भी दवा यूज करते हैं, कितना भी हम कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। अगर वो स्टेरॉयडल कंटेंट के हैं तो आपकी बॉडी उतना तो हार्मोन खुद ही लेवल पे मेंटेन की रहती है। अब अगर वो आप हार्मोन लेवल बाहर से ले रहे हो बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कहीं ना कहीं हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसलिए इसका कोई हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इंजेक्शन और इम्प्लांट प्रोजेस्टेरोन अलोन और combination with estrogen are used by the females as injection under the skin। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपको सपोज करो आपको फीवर है, ठीक है, आपको जब फीवर नॉर्मल होता है तो जो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो टैबलेट्स या कैप्सूल लिख के देते हैं, ठीक है, जिससे पैरासीटामोल वगैरह खाने के बाद फीवर धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बहुत हाई फीवर है, हाई फीवर होने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको पहले इंजेक्शन लगाते हैं इंजेक्शन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंजेक्शन का यूज करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज से वही काम आपका टैबलेट भी करते हैं, दवाइयां भी वही काम करती हैं, लेकिन इंजेक्शन की बेसिस पे यूज करने से जो आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा वो इंजेक्शन की बेसिस पे बहुत कम हो जाता है। टाइम ऑफ एक्शन तुरंत इंजेक्शन की बेसिस पे दिखता है, जबकि दवाइयां जब तक जाएंगी, डाइजेशन होगा उनका, फिर वो ब्लड के थ्रू बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचेंगी। लेकिन इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में घुल गया, अब वो हार्ट तक जाएगा, हार्ट ने वापस उसको पंप किया और पूरे के पूरे ऑर्गन तक पहुंचा दिया। इस वजह से इंजेक्शन का आपको तुरंत रिजल्ट दिखता है, जबकि दवा का यूज करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है रिजल्ट देखने का। सेम चीज यहाँ पे भी है, चाहे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो चाहे इंजेक्शन मेथड हो, दोनों में सेम कंपोजिशन यूज किया गया है। वहां पे भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या अकेले सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन यूज किया गया था, यहाँ पे अकेले प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ही यूज किया गया है। लेकिन ये हम इंजेक्शन के थ्रू स्किन में इंजेक्ट कराते हैं। द इफेक्टिव पीरियड इज लॉन्गर देन पिल्स बट एक्शन इज सिमिलर। दोनों का एक्शन या दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, दोनों ही कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों का एक्शन ऑफ रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन इफेक्टिव पीरियड क्या है, ये ज्यादा है, इंजेक्शन का इफेक्टिव पीरियड ज्यादा है। वो आप नॉर्मली भी देखते हो, डॉक्टर जब आपको ज्यादा फीवर होता है तो डॉक्टर पहले इंजेक्शन लगाता है कि फीवर को पहले डाउन करो, उसके बाद दवाइयां चलाता है। सेम चीज यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो इफेक्टिव पीरियड किसका ज्यादा है, आपके इंजेक्शन का ज्यादा है, जबकि दोनों का, चाहे इंजेक्शन हो चाहे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो, दोनों का एक्शन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक है वैसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। आपने अगर पिछला चैप्टर याद किया होगा या नाम याद होंगे तो वास्ट डिफरेंस का नाम आया था। वास्ट डिफरेंस मेल की बॉडी में था या फीमेल की बॉडी में था, तो वास्ट डिफरेंस था मेल की बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे वैसेक्टोमी, एक्टोमी का मतलब कट, क्या कट कर रहे हैं, वास्ट डिफरेंस को, इसीलिए बोला गया है वैसेक्टोमी। तो ये किसका पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, वास्ट डिफरेंस फीमेल में तो होता नहीं, तो ये किसमें हो रहा है, मेल में हो रहा है। द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन मेल्स इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। स्टेरिलाइजेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के बाद वो पर्टिकुलर मेल कभी भी रिप्रोडक्टिव लाइफ में नहीं आ सकता, यानी बच्चे पैदा आगे चल के नहीं कर सकता, ठीक। इन दिस प्रोसेस अ स्मॉलर पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और tied up through the similar small incision on the scrotum। स्क्रोटम में छोटा सा कट लगाने के बाद उनके वास्ट डिफरेंस का छोटा सा पार्ट कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पाथ जो है वो रुक जाता है, ठीक है। किसका पाथ, स्पर्म का पाथवे। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब है यहाँ पे ट्यूब कट हो रही है, तो हमारी फीमेल की बॉडी में एक ही ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे कट क्या होता है, द स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूसर इन द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इन दिस मेथड अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज
removed or tied up through the small incision in the abdomen या through the vagina। इनको दोनों ही तरीके से, मेल में वैसेक्टोमी करने का तरीका क्या था, स्क्रोटम को थोड़ा सा कट करके फिर ये पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो अप किया जाता था, जबकि फीमेल में या तो एब्डोमेन में या तो वजाइना के थ्रू कट लगा के ये फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा थोड़ा पार्ट कट करके टाइड अप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेडिकली इसका यूज कर रहे हैं। इंसर्शन और वॉलंटरी टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंसेशनल या वॉलंटरी मतलब हमारे चाहने के अकॉर्डिंग, अगर डॉक्टर से पेशेंट बोलते हैं कि उनको अबॉर्शन कराना है तभी डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर अपने मन से तो अबॉर्शन कर नहीं सकते। ठीक, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MTP यानी मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को रोके विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, MTP has a significant role in decreasing the population through it is not meant for that purpose। मतलब क्या है कि MTP का यूज करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कभी कभी ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी हमारे बैरियर्स या कोई भी मेथड का हमने यूज नहीं किया और पर्टिकुलर पर्सन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई या पर्टिकुलर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, अब तो वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उस अगर वो बच्चा नहीं चाहती है तो उस केसेस में मेल पार्टनर और फीमेल दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तब जाके वो डॉक्टर से कंसीडर करके, हालांकि इसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, उनके थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर फीमेल की नॉर्मली एज बहुत कम होती है तो MTP नहीं कराया जा सकता क्योंकि इसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और ब्लड लॉस होने की वजह से वो फीमेल सर्वाइव करने के चांसेस उसके बहुत कम बचते हैं। ठीक, तो उस केसेस में भी यहाँ पे वो डॉक्टर कभी भी इस चीज़ के लिए परमिशन देगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको ये चीज़ बोल रहा है कि ये इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये MTP इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया। तो MTP बनाया क्यों गया था, क्यों ये अबॉर्शन वाला रूल आया, ये तब आया अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, ठीक है, रेपिस्ट वगैरह का केस होता है, उस केसेस में ये MTP के थ्रू वो पर्टिकुलर फीमेल को बचाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देखे होंगे क्रिमिनल केसेस में, रेप वगैरह के केसेस देखे ही होंगे, आजकल न्यूज चैनल पे हर टाइम यही सब चलता है। तो उसकी बेसिस पे वो पर्टिकुलर फीमेल क्या होगी, अब वो तो वो बच्चा चाहती नहीं थी, तो उस केसेस में अभी उसकी बॉडी खुद ही ग्रोइंग एज में, अब वो बच्चे को कैसे पालेगी, उसके बाद समाज के इतने ताने कैसे झेलेगी, तो उस केसेस में डॉक्टर अपने आप ये प्रोसीजर फॉलो अप करा देते हैं फैमिली को बताने के बाद। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली आपकी सोसाइटी, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि सोसाइटी में कोई चीज़ लाएंगे तो उसका यूज़ करने से ज़्यादा हम उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन वगैरह का सिस्टम हमारी सोसाइटी में क्यों लाया गया था, ताकि बच्चे एजुकेट हो सकें, पढ़ाई की हेल्प उस पर हो जाती है आसानी से, जो चीज़ें आप इधर उधर से नहीं पता कर सकते गूगल पे डाल के आसानी से आप जान लेते हो उस चीज़ को। लेकिन आज के टाइम में इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड वगैरह का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गए फ़ोन की वजह से। आपके घर वाले आपको फ़ोन देते हैं लेकिन आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके दिन भर सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है वो यही कर रहे हैं, तो उसका मिसयूज़ करने से अगर आप उसका यूज़ करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सेम MTP के थ्रू भी यही दिक्कत थी। MTP का यूज़ गवर्नमेंट ने करना लीगलाइज तब किया था जब इसका यूज़ हो रहा था। ठीक है, कि लोग अगर सीवियर किसी ऐसा केस था, क्रिमिनल केसेस टाइप में कोई केस ऐसा आया था, उस केसेस में MTP के थ्रू उस पर्टिकुलर फीमेल की जान तो बच जाती थी, साथ में उसकी इज्जत भी बच जाती थी, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो भी बच जाती थी। लेकिन अब इस पर्टिकुलर जो MTP है इसके थ्रू क्या करने लगे लोग, अगर पता चल जाता था कि वो पर्टिकुलर जो बच्चा है अंदर वो फीमेल है, तो MTP करा के लोग अबॉर्ट करा देते थे। तो इन्हीं सब के खिलाफ गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन तैयार किया, कौन सी ईयर में, 1971 में। ठीक है, सच लीगल रिस्ट्रिक्शन इज देयर ओनली टू रिड्यूस फीमेल फेटिसाइड, और ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ फीमेल फेटिसाइड को रोकने के लिए बनाए गए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, MTP इज
रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इंपॉर्टेंट है, एमटीपी सेफ कब होता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी या तो 12 वीक्स या तो 3 मंथ। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि इनके बाद आपने पिछले चैप्टर में, इनफैक्ट कल के ही लेक्चर में आपने देखा था कि एमटीपी जो है ये क्यों बोल रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, क्योंकि 3 महीने के बाद बेबी के मेजर ऑर्गन पार्ट डेवलप हो जाते हैं, प्रॉपरली डेवलप कर जाते हैं। उस केसेस में एमटीपी अगर कराएंगे तो बच्चा तो मर जाएगा, ऑब्वियस बात है, अबॉर्शन के टाइम वो तो वैसे ही चला जाएगा। लेकिन फीमेल के भी जो सर्वाइवल रेट के चांस होते हैं बहुत लो हो जाते हैं, क्योंकि एमटीपी कराने पे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होती है। अब उतना ब्लड लॉस अगर वो फीमेल झेल पाएगी तब तो होगा, पेन बहुत एक्सेस में होता है। तो इस केसेस में सिर्फ सेफ पीरियड इसका क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको समझ में आया? एमटीपी का यूज के लिए क्या क्या, पहले चीज तो आपका गवर्नमेंट ने क्या इसके स्ट्रिक्ट फॉलोअप किए हैं, स्ट्रिक्ट रूल क्यों बनाए थे? फीमेल फेटिसाइड को रोकने के लिए। कौन सी ईयर में? 1971। एमटीपी कराना का ये सेफ टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा ऑप्शन में, या तो 12 वीक्स होगा, या तो 3 मंथ होगा। तीनों का मतलब सिमिलर है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? डिजीज और इन्फेक्शन which are transmitted through sexual intercourse called as sexually transmitted disease या venerable disease या reproductive tract infection। sexually transmitted disease को VD भी कहते हैं, यानी venerable disease या reproductive tract infection भी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि ये पहले जब होता है तो इन्फेक्शन के रूप में होता है, फिर वो डिजीज का रूप लेता है। एग्जाम्पल, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉट, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। ये सारे के सारे हमारे क्या है? एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपने एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, पहले भी सुना होगा। इसमें कुछ नाम एक्स्ट्रा है, जैसे क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉट, इन्फेक्शन हो जाता है, ट्राइकोमोनासिस। ये 3 डिजीज ऐसी हैं जो शायद आपको नई नहीं लग रही होंगी, इसलिए थोड़ा इस पे फोकस ज्यादा करना। ठीक, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड इन द अर्ली स्टेज। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस और एचआईवी को छोड़कर ये जितनी भी डिजीज आपने पढ़ी है, इन 3 यानी एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पिस, इन तीनों को छोड़कर जितनी डिजीज है, अगर इनका अर्ली केसेस में डिटेक्शन हो गया, पहले के मतलब इनिशियल डेज में अगर इनका डिटेक्शन हो गया, पता चल गया, तो इन डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे के सारे अनक्योरेबल हो जाएंगे, मतलब ये लाइफ टाइम हमारी बॉडी में। एचआईवी का तो आपने देख लिया है, एचआईवी लेट आगे चल के रूप ले लेता है एड्स का, जिसकी वजह से इंसान का मरना तय हो जाता है। ठीक, तो इस केसेस में अगर इन तीनों डिजीज को छोड़ के बाकी कोई भी डिजीज हुई है, उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर इंसान को क्योर करा के उस डिजीज को हमेशा के लिए उसकी बॉडी से इरेडिकेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिम्टम्स। अब इनके सिम्टम्स मेल और फीमेल की बॉडी में एक जैसे दिखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मेल के और फीमेल की बॉडी में अगर फीमेल को हो भी जाता है, आपने देखा होगा एसटीडी वगैरह की जो बीमारियां होती हैं, पहली चीज तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्टिव के लाइफ से किसी भी ऐसी बीमारी के बारे में हम बोलने में शर्माते हैं। ठीक है, तो शर्माने की वजह से आधी तो वैसे ही हमें दिक्कत आ जाएगी कि डॉक्टर से हम कंसल्ट नहीं करेंगे, डॉक्टर को बताएंगे नहीं, तो डॉक्टर क्या भगवान तो है नहीं, उन्हें भी ऑब्वियस सी बात है, आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं बताओगे वो कैसे बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो उस केसेस में फीमेल और मेल की बॉडी में ये सिम्टम्स अगर देखा जाए तो मेल की बॉडी में थोड़ा जल्दी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो आप इनके सिम्टम्स जब देखोगे, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एटसेट्रा इन द जेनिटल रीजन, ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होता है। लेकिन फीमेल की बॉडी में ये नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चलने के टाइम ही ऐसा कभी कभी होता है, तो फीमेल इसको ऑब्वियसली बात है ज्यादा ध्यान ही नहीं देती है। ठीक है, इग्नोर कर देती है। तो उस केसेस में यही जब सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब वो जब डॉक्टर के पास जाके बताती है तो उस टाइम पे टाइम बहुत देर हो जाती है। ठीक है, हाथ से ही निकल जाता है वो टाइम पीरियड। तो उस केसेस में मेल की बॉडी में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सिम्टम्स थोड़े जल्दी पता चल जाते हैं।
आपको समझ में बस इतना ही रखना है कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में ये सिम्टम्स लगभग सेम हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी में क्या है, ये सिम्टम्स फीमेल लास्ट में मतलब बहुत टाइम के बाद वो इस पे ध्यान दे पाती है, जबकि मेल की बॉडी में उनको थोड़ा सा भी स्टमक एक हुआ, ठीक है, थोड़ा सा भी पेन हुआ, थोड़ी भी इचिंग हुई तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा से इस चीज से नहीं गुजरे, उनके लिए बिल्कुल न्यू है। जबकि फीमेल की बॉडी में इचिंग और ये वजाइनल डिस्चार्ज ये सारी चीजें बहुत पहले से हो रही है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम भी आपने सुना होगा क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है, फीमेल में स्टमक एक होता है, वैसे भी होता है। तो इस केसेस में इसीलिए सिम्टम्स का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इन केस ऑफ फीमेल इट मे असिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। बहुत ही लंबे समय तक हम इसका डिटेक्शन कर ही नहीं पाते फीमेल की बॉडी में। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं। ये सिम्टम्स ये नॉर्मली किसी डिजीज से नहीं भी गुजरती हैं, तब भी ये सिम्टम्स उसके बॉडी में देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। इन द लेटर स्टेज इट मे लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी PID, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ्स, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब क्या है, अगर ये टाइम रहते इनका पता नहीं चलता है तो लेटर स्टेज यानी बाद में क्या क्या दिक्कत हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन बुरी तरीके से स्वेलअप हो जाता है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अबॉर्शन के चांसेस हैं, वो प्रेगनेंसी कभी कंसीव कर ही नहीं पाएंगी, जब भी करेंगी अबॉर्शन हो जाता है। स्टिल बर्थ्स, इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी वो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, वॉर्म में ही मर जाएगा, वो कभी जन्म ले ही नहीं पाएगा। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इससे सबसे बड़ा खतरा, सबसे मोस्ट, आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन आप याद रखना कि कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन। इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, किसी भी अननोन पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए या मल्टीपल टाइम सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि बैरियर मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, STD को रोक सकते हैं, तो उसके थ्रू कॉन्डम का हेल्प लेना चाहिए। इन दिस केस ऑफ डाउट वन शुड गो फॉर द क्वालिफाइड डॉक्टर और अर्ली डिटेक्शन। अगर थोड़ा सा भी हमें ऐसा अनुभव भी होता है, एहसास भी होता है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए ताकि समय रहते उनका पता चल जाए। गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद द डिजीज। अगर कोई डिजीज का पता चलता भी है तो हमें वहां पे शर्माना या घबराना नहीं चाहिए। समय रहते अगर पता चल जाता है तो उनका प्रॉपरली अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, क्योर कराना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ही प्रोसीजर किस लिए हैं, हम इस पर्टिकुलर डिजीज से कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं, कैसे इनको अपनी बॉडी से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इनमें से कोई एक स्टेप भी छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। इनफैक्ट आपकी ये लास्ट 2 स्टेप कि पहला थोड़ा सा भी हमें एहसास होने पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और दूसरा अगर कोई ऐसी डिजीज निकलती भी है, डायग्नोज भी होती है, तो हमें जब तक उसको प्रॉपरली क्योर ना कर ले तब तक ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या होता है, डॉक्टर ने बोला आपको 6 महीने तक दवा खानी है, 1-2 महीने के बाद जैसे ही सिम्टम्स थोड़े कंट्रोल में आते हैं दवाएं बंद। तो वो सिम्टम्स आपके कंट्रोल में आते हैं, आपकी वो बीमारी हमेशा के लिए नहीं गई, वो अभी भी आपकी बॉडी में है। इसलिए डॉक्टर की बात माननी चाहिए, खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इनफर्टिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इनफर्टिलिटी मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, पेरेंट्स नहीं बन सकता, मतलब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकता। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, आगे चल के बच्चे पैदा नहीं कर सकता अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कोई भी मेथड्स यूज नहीं किया है, कंट्रासेप्टिव के कोई मेथड यूज नहीं किया, फिर भी वो बच्चे नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक। प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी में बी इन मेल और फीमेल। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में होता है। इनफैक्ट एक स्टडी, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि इनफर्टिलिटी का केस आज की जनरेशन में मेल में ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम आजकल कूल बनने की प्रैक्टिस में, कूल बनने के चक्कर में हम अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग जो कि बहुत 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 बेकार चीज है। स्मोकिंग की वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, पता होगा ये चीज,
लेकिन वही होता है, पता तो हमें सब है, अब हम फॉलो कितनी चीजें करते हैं वो हमारे ऊपर है। अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब की जितने भी हम ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, इनकी बेसिस पे हमारे स्पर्म काउंट कम होते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो इनफर्टिलिटी का केस तो अपने आप ही हो गया। रीजन क्या है इसका? फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। ये पांचों के पांचों ही इसके क्या है? रीजन। फिजिकल का मतलब उनकी बॉडी में कोई ऐसा फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है। दूसरा क्या है? कॉन्जेनाइटल डिजीज, यानी कोई ऐसी एसटीडी टाइप की बीमारी है या उनके बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट लो हो गया है। तीसरा ड्रग्स। ड्रग्स मतलब अगर वो बहुत टाइम तक कोई दवाएं खाए हैं, ठीक है, किसी दवा का यूज किए हैं, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये इनफर्टिलिटी का केस देखने को मिलता है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों की बॉडी में ऐसा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कॉन्जेनाइटल डिजीज भी, इसका भी यही रीजन है कि कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है आपके ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में जिसकी वजह से आपके जो भी गैमेट्स हैं उनका प्रॉपर्ली फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इम्यूनोलॉजिकल, आपकी बॉडी में क्या कोई ऐसे हार्मोन्स की बेसिस पे ऐसा हो रहा है, या साइकोलॉजिकली बेसिस पे भी इनफर्टिलिटी का केस देखने को मिलता है। मेथड्स टू कंट्रोल इनफर्टिलिटी। अब ये इनफर्टिलिटी से बचने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस चीज का हम यूज करके इस इनफर्टिलिटी से ओवरकम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे IVF, ET, जिफ्ट, गिफ्ट, IUI, इन सारे के सारे का नाम आपको याद रखना है। IVF का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका ऐड तो आपने आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं या तो टीवी पे या तो किसी ऐसे न्यूज़पेपर टाइप में या अपने आसपास में किसी ऐसे पोस्टर टाइप में आपने देखा ही होगा। एडवर्टाइजमेंट आजकल इसका बहुत हो रहा है IVF का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ET का मतलब क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। सारी चीजें हमें डिस्कस करना है, डीपली डिस्कस करना है, उसके लिए घबराना नहीं है। पहले तो आप फुल फॉर्म ही देख लो। ET का मतलब क्या है? हम ट्रांसफर क्या करने वाले हैं? एम्ब्रियो को। जिफ्ट और गिफ्ट, इन दोनों के बेसिस पे एक चीज का डिफरेंट है। G का मतलब क्या है? यहाँ पे गैमेट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हम गैमेट को फैलोपियन के बाहर गैमेट का बनाए हैं और गैमेट को फिर ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। गिफ्ट में और जिफ्ट में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे गैमेट करते हैं और यहाँ पे जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर करने की जगह सेम है। सेम क्या है? फैलोपियन ट्यूब में ही हमें ट्रांसफर करना है, लेकिन गिफ्ट में गैमेट को ट्रांसफर करना है, जिफ्ट में जाइगोट को ट्रांसफर करना है। इसके बाद है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कोई अगर पर्टिकुलर मेल पर्सन है जिसके बॉडी में पर्टिकुलर स्पर्म काउंट नहीं हो रहा है या उसका स्पर्म जो है वो हेल्दी नहीं है, तो उस केस में स्पर्म को बाहर के थ्रू मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम ट्रांसफर कराते हैं। अब इन सारे की चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करना है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर इज पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए आने के चांसेस वापस से बन सकते हैं। आपके क्वेश्चन जो कहते हैं आप रिपीट होते हैं, रिपीट एक्चुअल में एकदम सेम टू सेम नहीं होगा। ये नहीं कि उठा के आपको एज इट इज दे दिया जाए, उसके वर्डिंग में चेंज हो जाता है, तो आपको वर्ड समझने होंगे, ठीक है। क्या इसी चीज को क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज बनाई जा रही है, एम्ब्रियो को बनाया जा रहा है, वो एक लैब में बनाया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है, ठीक है। वहां पे मेल और फीमेल दोनों के गैमेट को फ्यूज किया जाता है और टेस्ट ट्यूब में ही एम्ब्रियो बनने तक पूरे के पूरे प्रोसीजर को फॉलो अप कराया जाता है। लेकिन ऐसे ही नहीं बन जाता है, पूरा का पूरा लैब ऐसा बनाया जाता है कि वो बिल्कुल वार्म यानी फीमेल के वार्म जैसा क्रिएट हो, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ रेगुलेट किया जाता है, ठीक। इट इज अ टेक्निक ओवर फ्रॉम वाइफ या डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट बट इन द लैबोरेटरी कंडीशन। सारी की सारी चीजें की जाती है जैसे फीमेल की बॉडी में होता है, वैसे ही सारी की सारी चीजें कंडक्ट कराई जाती है लेकिन लैब में, ठीक। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको फैलोपियन ट्यूब में कब ट्रांसफर किया जाता है? जब 8 ब्लास्टोमेयर बनके तैयार होता है, ठीक है, 2, 4, 8, जब 8 ब्लास्टोमेयर बनके तैयार होता है तब इनको हम वापस फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देते हैं। क्यों हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा रहे हैं? क्योंकि अभी इसको क्या बनना है? ब्लास्टोमेयर के बाद मोरुला का रूप लेना है, मोरुला के बाद
ब्लास्टोसिस्ट का रूप लेना है, तब जाके ये इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन वॉल में शिफ्ट होगा। वो खुद से होता है, उसमें हमारा रोल नहीं होना होता है, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, और बाकी का जो भी डेवलपमेंट होगा यानी ब्लास्टोमेयर से मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, देन फाइनल एम्ब्रियो, देन बेबी का डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट। इन दिस टेक्निक गैमेट यानी ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर and transferred into the fallopian tube of another female who is unable to produce it। इंपॉर्टेंट क्या है, आपने एक मूवी देखी है, उस मूवी का नाम है गुड न्यूज, ठीक है। अगेन ये अक्षय कुमार की मूवीज थी जिसमें कियारा आडवाणी और आई थिंक करीना कपूर भी थी शायद, ठीक है, याद नहीं है, हमने सिर्फ ट्रेलर देखा था। तो उस केसेस में अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था, यानी यहाँ पे सैरोगेट मदर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसकी हेल्प, मतलब कुछ ऐसे ही यहाँ पे रूल है। मतलब क्या है, कोई अगर पर्टिकुलर फीमेल है जो प्रॉपर गैमेट का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, जिसका ओवा प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो हम किसी अदर फीमेल का ओवा ले आके उसकी बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। गुड न्यूज में इंसेमिनेशन वाली प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, यानी मेल पार्टनर का प्रॉपरली उतना स्पर्म काउंट नहीं था कि वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में जाते जाते फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए, तो उस केसेस में इंसेमिनेशन वाली प्रोसेस हुई थी। यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, चीजें वही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, फीमेल की बॉडी में दिक्कत आ रही है, वो एक ऐसा ओवा नहीं बना पा रही है जो प्रॉपरली फिट एंड फाइन हो, यानी गैमेट का फॉर्मेशन उनका हेल्दी नहीं है, जिसके केस में गैमेट को किसी अदर बॉडी से लिया जाता है और फिर उनको ट्रांसफर कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर इंसेमिनेशन। ये हो क्या रहा है, IUI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इन्हें किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीजें फॉलो अप हो रही है, सेम प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा किया जा रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन तो वैसे भी होगा, वैसे भी स्पर्म वेजाइनल ट्रैक में जाएगा, इंसेमिनेशन की प्रोसेस तो वही हो गया, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइनल ट्रैक, लेकिन यहाँ पे वो खुद से नहीं हो रहा है, वो हमारे द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। सिरिंज में भर के उनको प्रॉपरली फैलोपियन ट्यूब तक इंसर्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से उनके चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए, ठीक है। तो यही केस था आपकी गुड न्यूज वाले मूवी में। इन दिस टेक्निक सीमेन इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम द डोनर, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है। डोनर से लेके स्पर्म या सीमेन को फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। It is useful in the cases when the male partner is unable to inseminate in female या have very low sperm count। ये दो केसेस में किए जाते हैं, अगर जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट करने में कैपेबल ना हो या अनेबल हो, और दूसरा केस क्या है कि उनके स्पर्म काउंट अगर लो होते हैं तब भी इंसेमिनेशन की प्रोसेस कराई जाती है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे लेकिन आपको केस देके कि कोई पर्टिकुलर मेल है जिसके बॉडी में स्पर्म काउंट लो है, तो उससे किस मेथड के थ्रू इनफर्टिलिटी पे कंट्रोल कराया जा सकता है, तो वहां पे आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUI, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। दोनों ही का ही नाम एक जैसा है, ठीक है, वहां पे नाम में आपको नहीं उलझना है, आपको दोनों का मतलब समझना आना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैच द कॉलम है ये A और B में आपको दिया है, आपसे पूछ रहा है लिपिस लूप, इनमें से क्या क्या है जो नॉन मेडिकेटेड है, हार्मोनल रिलीजिंग IUD है और कॉपर रिलीजिंग IUD है। तो कॉपर को कॉपर से जोड़ो, कॉपर में क्या थे, तीन चीजें थी, ठीक है, मल्टीलोड 375, कॉपर T एंड कॉपर 7। तो आपका थर्ड वाला है, थर्ड का ऑप्शन क्या है, B, C एंड D, ठीक है। नॉन मेडिएटेड क्या थे, सिर्फ एक था, लिपिस लूप, फर्स्ट का A, ठीक है। और इसके बाद हार्मोनल रिलीजिंग क्या थे, LNG20 एंड प्रोजेस्टेट। सेकेंड का क्या है, E एंड F। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट का A,
यहाँ पे दिख रहा है बी वाले का, सेकंड का क्या है बी नहीं, सेकंड का ई और एफ है, तो फर्स्ट का ए यहाँ पे भी है, सेकंड का ई एंड एफ सही है, थर्ड का क्या है बी सी एंड डी। हमारा ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। ये सारी ही चीजें अपने अभी अभी डिस्कस की हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कहां पे पढ़े थे। ये नॉन मेडिएटेड में लिपिस लूप है, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है, सारी चीजें कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यानी आईयूडी आर यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इन सारे के सारे में से गलत क्या है हमें वो चूज करना है। तो लिपिस लूप इज द नॉन मेडिएटेड, सही बोल रहा है, हाँ ये तो सही है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन इज द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, प्रोजेस्टेरेट कॉपर रिलीज कर रहा था क्या, नहीं, प्रोजेस्टेरेट और LNG-20 ये तो हार्मोनल रिलीजिंग कर रहे थे ना, हार्मोन की बेसिस पे थे, तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा गलत। मल्टीलोड 375 इज द हार्मोन रिलीजिंग, मल्टीलोड 375 क्या कर रहा था, कॉपर रिलीज कर रहा था, ये भी गलत है। आईयूडी आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव, ये बात सही है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा गलत है, सेकेंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी, ठीक है। इनकरेक्ट हमारा सेकेंड और थर्ड दोनों है, ठीक। नेक्स्ट हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी किसके वजह से हो रहा था। टेस्ट ट्यूब बेबी इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन से टेक्निक से हो रहा था, जिफ्ट गिफ्ट, तो ये हो रहा था गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द IVF टेक्निक जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू, कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब तक ही ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि उसके बाद ब्लास्टुला से ब्लास्टोमेयर से मैरुला बनेंगे, मैरुला से फिर ब्लास्टोसिस्ट, ये सारी प्रोसेस बनने के बाद इम्प्लांटेशन होगा, तो वो यूटेराइन वॉल में फीमेल की बॉडी के अंदर जाने के बाद ही पहुंचेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी हमें ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब तक करना है, उसके आगे का प्रोसेस फीमेल की बॉडी में खुद ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग या बाय विच नेम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करेंटली नोन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर नहीं, चाइल्ड हेल्थ केयर होता है, फैमिली एंड चाइल्ड केयर नहीं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नहीं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अभी हमने सबसे पहली स्लाइड पे यही डिस्कस किया था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को मिनी कंट्रीज ने मिलकर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज वो प्रोग्राम क्योंकि उसकी ग्रोथ होने के बाद वो क्या हो गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर रिक्वायर अ डॉक्टर्स हेल्प, किन प्रॉब्लम्स में हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एसटीडी में पड़ेगी, कंट्रासेप्शन या पार्चुराइजेशन या अबॉर्शन में भी पड़ेगी, एमटीपी कराने में या कंट्रासेप्शन में भी, कंट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम इनमें भी पड़ेगी, यानी ले दे के हमें इन सारे ही केसेस में क्या पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिर्फ बोला है कंट्रासेप्शन, तो आपकी कंट्रासेप्शन में नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड सारे के सारे इंट्रोड्यूस्ड हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको सिर्फ कंट्रासेप्शन, अगर यहाँ पे बोला रहता नेचुरल कंट्रासेप्शन या बैरियर कंट्रासेप्शन तो ये ऑप्शन नहीं होता, तब हमें उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ कंट्रासेप्शन बोला है तो यहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता किस कंट्रासेप्शन की बात हो रही है, सर्जिकल मेथड भी हो सकते हैं, या आपके नॉर्मली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का भी मेथड हो सकता है, या केमिकल मेथड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक्ड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के बाद क्या ब्लॉक हो जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या कट किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शन ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का फंक्शन क्या था, सप्रेस कर देता था स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट को, और क्या कर देता था, फैगोसाइटोसिस का काम करता था, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो स्टॉप गैस्ट्रुलेशन नहीं, ऐसा तो नहीं होता था, क्लीवेज नहीं, चेक
म्यूटेशन ऐसा भी नहीं है। स्टॉप फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमटीपी। एमटीपी का एक्सपेंशन यानी फुल फॉर्म, तो मेडिकली या मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ पार्चुराइजेशन गलत है। मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ पॉलन गलत है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। इनमें से क्या है जो कॉपर नहीं रिलीज करता है। तो LNG-20 क्या कर रहा था, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा था। कॉपर टी, लिपिस लूप भी क्या था, ये भी कॉपर नहीं रिलीज कर रहा था। तो हमारा ए एंड सी दोनों ही है। ये क्या है, नॉन मेडिएटेड था ना, नॉन मेडिएटेड, तो हमारा ए भी सही है और सी भी सही है। ऑप्शन डी हमारा ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द ट्रू फॉर द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के लिए क्या चीज, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है। ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, सही बोल रहा है क्या, सही बोल रहा है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये सर्जिकल मेथड कंडक्ट कराने के बाद वो पर्टिकुलर पार्टनर जो भी मेल होंगे या फीमेल होंगे वो बेबी कंसीव नहीं कर सकते, तो ये बात सही है। टर्मिनाइजेशन मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है, कंट्रासेप्शन के लिए टर्मिनाइजेशन मेथड है, ये बात भी सही है। ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं। कॉल्ड वैसेक्टोमी इन फीमेल एंड ट्यूबेक्टोमी इन मेल गलत है। ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल एंड वैसेक्टोमी इन मेल होता है, अपोजिट बोल रहा है, ये गलत हो गया। हाई रिवर्सिबिलिटी एंड कंट्रासेप्टिव इफिशिएंसी सही है, हाई कंट्रासेप्टिव इफिशिएंसी, तो इसका ऑप्शन ये वाला गलत है। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है स्टेरिलाइजेशन में, रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती, यानी वो वापस चाहे तो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस को वापस नॉर्मल नहीं कर सकते। एक बार हो गया ऑपरेशन तो हो गया, वो वापस सही नहीं हो सकता। इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड छठवां, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। एक चीज यहाँ पे नोटिस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम, कंफ्यूजन का क्रिएट, यहाँ पे पर्टिकुलर चीज में कंफ्यूज हो सकते हो आप। कंट्रासेप्टिव इफिशिएंसी यहाँ पे भी दिया है, कंट्रासेप्टिव इफिशिएंसी यहाँ पे भी दिया है, ये दोनों ही चीजों में सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी बोल दिया जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो गलत था, ये ऑप्शन सही था। कॉल्ड वैसेक्टोमी इन फीमेल नहीं, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, इसलिए ट्यूबेक्टोमी होता है, और वैसेक्टोमी वाज डिफरेंस को कट दिया जाता है जो कि मेल में होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। गैमेट ट्रांसपोर्ट यानी स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है क्या, रुक जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, वाज डिफरेंस को कट किया, या फैलोपियन ट्यूब में जब हमने फैलोपियन ट्यूब को कट किया तो ओवा वहीं से आने वाला है, अब हमने गैमेट का रास्ता ही बंद कर दिया तो गैमेट का ट्रांसफर तो रुक गया, यानी ये वाला भी सही है। टर्मिनाइजेशन मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, टर्मिनाइजेशन का मतलब हमेशा के लिए टर्मिनल हो गया, मतलब रुक गया, ये बात भी सही है। और ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, ये सारी बातें सही, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट, सिक्स, तो हमारा ऑप्शन डी में ये सारे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से गलत क्या है वो हमें बताना है। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के बहुत सारा साइड इफेक्ट है क्या, हमने इसमें दवा थोड़ी ना यूज किया कि साइड इफेक्ट होंगे। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन को रोकने के लिए ट्यूबेक्टोमी कराया जा रहा है क्या, नहीं, हमें क्यों कराने की जरूरत पड़ रही है, कंट्रासेप्शन के मेथड से प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो ये तो गलत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल इज प्रोजेस्टेरोन, सही बोल रहा है क्या, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो है, सॉरी गलत नहीं है, सही है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो है, क्योंकि हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन लेते हैं या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेते हैं। कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन में प्रिवेंट करता है, सही बोल रहा है।
जेनिटल वॉर्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस इसको कॉज कर रहा है क्या? जेनिटल वॉर्ट को वायरस नहीं, बैक्टीरिया कॉज कराते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या फॉल्स सेलेक्ट करना है, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी पहला, ठीक है, दूसरा, पहला, दूसरा एंड पांचवा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, तीनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। पहला वाला भी गलत है, साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये दवाई थोड़ी है कि साइड इफेक्ट देगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत है और पांचवा ऑप्शन जब हर्पिस वायरस की वजह से नहीं होता, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स। एड्स किस टेक्निक से यूज किया जाता है? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन पूछा है, इसलिए आप इसको याद कर लेना कि ये वेस्टर्न ब्लॉट ऑफ एलिसा। एलिसा तो क्या होता है? टेस्ट होता है, टेस्टिंग करने के लिए एड्स को, ठीक है। इम्यूनोलिक एलिसा क्या है? एसए। बेसिकली यहाँ पे आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में इसको डीपली आपको डिस्कस कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप याद रखना वेस्टर्न ब्लॉट या एलिसा, दोनों के थ्रू हम एड्स को डिटेक्ट करा सकते हैं। अगर एलिसा का फुल फॉर्म कभी आ जाए तो आप यहाँ पे याद रखना, ई फॉर क्या होता है? एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेट और ए फॉर अस्से। ये होता है एलिसा का फुल फॉर्म, ठीक। इन दोनों के ही थ्रू हम एड्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एमिनोसेंटेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड टू। एमिनोसेंटेसिस का प्रोसेस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है डिटरमाइन द डिजीज ऑफ एम्ब्रियो। हालांकि ये एमिनोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया। अब क्यों बैन किया गया? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था, पर्टिकुलर फीमेल फेटिसाइड की कंडीशन बहुत ज्यादा, क्योंकि सेक्स पता चल जाता था बच्चे का, अगर फीमेल होती थी तो फीमेल फेटिसाइड्स की कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसकी वजह से इसको बैन कराया गया। लेकिन ये एक्चुअल में उस चीज के लिए यूज नहीं होता था। ये किस लिए यूज होता था कि अगर किसी एम्ब्रियो को कोई जेनेटिक बीमारी या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उस चीज का पता कराने के लिए यूज होता था, ठीक है। तो वही होता है कि यूज से ज्यादा मिसयूज करना शुरू किए थे। Which of the following is not the characteristics of ideal contraceptive? कंट्रासेप्टिव, आइडियल कंट्रासेप्टिव यानी एक चीज को कंट्रासेप्टिव बनने के लिए कौन सा ऐसा चीज है जो कैरेक्टरिस्टिक इनका नहीं है? इरिवर्सिबिलिटी, इजली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव विथ लीस्ट साइड इफेक्ट। तो इरिवर्सिबल, इजली अवेलेबल, क्या चीज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंट्रासेप्टिव का? आपने कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े, ठीक है, इनके क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यूजर फ्रेंडली, इजली अवेलेबल, इफेक्टिव विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, इरिवर्सिबल वाली चीज, ठीक है। रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए। जिसमें आपने पढ़ा कि सर्जिकल मेथड जो क्या है, इरिवर्सिबल है, वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो भी जब जरूरत पड़े प्रेगनेंसी की या बच्चे को कंसीव करने की तो हम कर सके, जबकि सर्जिकल मेथड में ये प्रोसेस कैसा था, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया और इसी के साथ हमारे ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ, जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ वन शॉट में कंप्लीट किया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, एनसीईआरटी को एक सिंपल रीड करना है। एनसीईआरटी आप रीड करिए, उसमें से जो भी डाउट आ रहा है या जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट है, हालांकि टफ नहीं है। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन देखा, आपके पढ़ने से बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। एक दो क्वेश्चन जो आपको लगे हैं बाहर से हैं, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए आपको लग रहा है। तो एनसीईआरटी से आप जो कहते हो बाहर से क्वेश्चन आए, वो इसी टाइप के आते हैं। तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर लोगे, जो आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।